आइए इस पे चर्चा करते हैं। पहला मुद्दा जो वंदे मातरम का था, उस मुद्दे को तो सरकार खुद लेकर आई थी। दूसरा एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष चाहता था कि उस पर चर्चा हो। लेकिन दोनों मुद्दों को अगर देखा जाए गंभीरता के साथ, तो क्या यहां पर सरकार के हाथ कुछ लगा? जेपी नड्डा साहब तो कह रहे थे कि राष्ट्रगान बदल देना चाहिए, राष्ट्रगान की तरह, मतलब यानी जनगण मन की जगह वंदे मातरम को लाना चाहिए। वंदे मातरम को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला, नड्डा साहब कह रहे थे। तो यहां पर, और अगर बंकिम चंद्र चटर्जी को लाकर और वंदे मातरम को लाकर आप पश्चिम बंगाल को साधना चाहते थे, पश्चिम बंगाल के चुनाव में कुछ बेनिफिट गेन करना चाहते थे, तो क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव, जिसकी घोषणा अभी होने में महीने 2 महीने का वक्त है, और उसमें उससे पहले कुछ मिला नरेंद्र मोदी जी को, उनकी सरकार को, और उसके बाद चुनाव सुधार के नाम पर जो चर्चा जो करवाई गई, इस चर्चा से ये मिल पाया, ये इस देश की जनता को सरकार और खासकर नरेंद्र मोदी, बीजेपी, खासकर बीजेपी ये बता पाई कि सचमुच वोट की चोरी हम नहीं करते हैं। नेहरू जी का नाम लेना, इंदिरा जी का नाम लेना, सोनिया जी का नाम लेना या राजीव गांधी का नाम लेकर क्या यहां अमित शाह ये बता पाए कि वोट चोर हम नहीं, ये हैं? राजीव जी, एक तो जेपी नड्डा साहब जो हैं, उन्होंने कहा, मतलब जिस तरीके से कि भाई राष्ट्रगीत को सम्मान नहीं मिला और राष्ट्रगान बदल देना चाहिए। दरअसल वो कहना चाहते थे कि अमित शाह जी को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, इसलिए मोदी जी को बदल देना चाहिए, शायद वो ये कहना चाहते थे। तो लेकिन वो गलती से जो था वो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान उनके मुख से निकल गया। तो बहरहाल गलती हो गई, तो उसके लिए वो गलती मान ली जाए उनकी, नड्डा साहब की। नड्डा साहब कहना यही चाहते थे। राजीव जी, इन 2 खास मसलों पे, एक तो वंदे मातरम पे और दूसरा चुनाव सुधार के मसले पे, मुझे लगता है कि सरकार के हाथ तो राजीव जी कुछ नहीं आया सरकार के हाथ में, बल्कि जो था वो और निकल गया। खाली हाथ एकदम सरकार दिखाई पड़ी। और पिछले राजीव जी 12 वर्षों, मतलब लगभग होने को आए, इन 12 वर्षों में मुझे नहीं लगता कि इतनी अधिक बेबसी जो है मोदी जी की और उनकी सरकार की देखने को मिली हो, जितनी इस सत्र में देखने को मिली। राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमने सरकार को बेनकाब कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी ने सरकार को बुरी तरीके से बेनकाब भी कर दिया। लेकिन ये सरकार जो है राजीव जी, वो खुद अपने आप को शायद बेनकाब कराने पे सवाल तुली हुई थी। पता नहीं क्या मसला है और क्यों इस तरीके से रणनीति तैयार की। अब अमित शाह जी बहुत बढ़िया चाणक्य समझे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब लेकिन राजीव जी, लोकसभा तो जो वो ईडी और सीबीआई से नहीं चल सकती ना, और वो भी तब जब आप 240 की संख्या में हैं। तो ईडी और सीबीआई के दम पे तो चाणक्य कोई भी बन सकता है, लेकिन लोकसभा नहीं चल सकती ईडी और सीबीआई से। तो लोकसभा को तो चलाने के लिए बहुत कायदे का गृह मंत्री, बहुत कायदे का संसदीय कार्य मंत्री चाहिए। मुझे लगता है राजीव जी कि दोनों मंत्री जो हैं इस मामले में बुरी तरीके से फेल साबित हुए, कि संसदीय कार्य मंत्री भी और गृह मंत्री भी दोनों जो हैं वो बुरी तरीके से फेल साबित हुए। हो सकता है मोदी जी अब इनको बदल भी दें कि भाई ये किसी काम के नहीं रहे दोनों, इनको बदला जाए। अब ये मोदी जी के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद फिर नड्डा साहब फिर कहने लग जाएंगे, अगर मोदी जी ने ऐसा कर दिया कि अमित शाह जी जिस के हकदार थे वो नहीं हुआ, तो ये नड्डा जी जाने वो किसको कहना चाहते हैं। लेकिन राजीव जी, जो आपने बंगाल को लेकर सवाल उठाया कि भाई आप वंदे मातरम के जरिए आप बंगाल में जाना चाहते हैं चुनाव लड़ने के लिए, एक तो राजीव जी, मैंने जैसे कल भी कहा था कि ये डिवाइडर इन चीफ जो हैं, ये बंगाल को बंकिम बाबू और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर बांटना चाहते हैं, लेकिन इसमें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि बंगाल की आत्मा में बंकिम बाबू और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों बसते हैं। और कल भी मैंने कहा था राजीव जी कि या पूर्वी बंगाल जो होता था एक समय में पाकिस्तान का हिस्सा होता था, वहाँ उर्दू थोपी गई, राष्ट्रभाषा जब बनाई गई और उसके बाद उसको भी बर्दाश्त कर लिया गया। लेकिन जब रविंद्र संगीत पर पाकिस्तान ने प्रतिबंध लगाया तो उसके बाद विद्रोह हो गया और पाकिस्तान टूट गया और बांग्लादेश बन गया। तो अगर मोदी जी ये सोचते हो, भारतीय जनता पार्टी ये सोचती हो कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का अपमान करके और बंकिम बाबू की आड़ में छिपकर आप अगर बंगाल फतेह करना चाहते हैं, तो ये सपने कामयाब नहीं हो सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ लेनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। हमें नहीं मालूम कि भारतीय जनता पार्टी की बंगाल की रणनीति कौन तैयार कर रहा है। अरे कम से कम श्यामा प्रसाद मुखर्जी से ही पूछ लिया होता सपने में कि इस मसले पर हम आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें।
क्या कभी सुना कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो है गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का इस तरीके से विरोध किया हो जिस तरीके से जेपी नड्डा कर रहे थे? नहीं कर सकते। तो ये राजीव जी, इनको समझने की आवश्यकता थी, जो ये नहीं समझ पा रहे हैं। रही सही कसर जो है इनके और सांसद सब पूरा कर दें। एक तो मोदी जी ने ही रही सही कसर जो थी वो मतलब कर दिया कि बंकिम दा, अब उसको लेकर सौगत राय ने सवाल उठा दिया, तो अब जो है वो खैर हालांकि मोदी जी ने उसको ठीक किया, लेकिन अब वो सिगरेट ले आई गई कि अच्छा तुमने बंकिम दा पे टोका क्यों, तो अब सिगरेट से निपटो। अब स्वागत राय के लिए सिगरेट ले आई गई, साहब ये सिगरेट पी रहे थे। तो इन टोटकों से राजीव जी काम चलने वाला नहीं है, मुझको ऐसा लगता है। दिनेश शर्मा हैं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, अब सांसद भी हैं। अब वो राजीव जी बंगाल की गांधी बूढ़ी कही जाती हैं मातंगनी हाजरा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी और तिरंगा लेकर हाथ में जो है वंदे मातरम गाती हुई उन्होंने अंग्रेज़ों से मुकाबला किया, उनका बहुत सम्मान है। मतलब बंगाल की बूढ़ी गांधी कही जाती हैं। अब उनका नाम जिस तरीके से दिनेश शर्मा ने लिया, कभी माता गानी, कभी माता हजारी, कभी हजारा, जाने क्या क्या उन्होंने नाम लिया। अब उसको लेकर तृणमूल कांग्रेस ने बहुत तगड़ा हमला बोला है कि ये हमारे जो नायक हैं उनका नाम भी ठीक से नहीं ले सकते, ये सम्मान क्या करेंगे ये बाहरी लोग जो हैं। तो राजीव जी ये मतलब आपको अब इनके पास क्या कोई बंगाल का आदमी नहीं था जिसको ये खड़ा करते मातंगनी हाजरा का नाम लेने के लिए, जो दिनेश शर्मा से आप कहलवा रहे हैं। तो ये राजीव जी एक तरीके से देखा जाए कि इस पूरे सत्र में भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी उसमें बहुत जो थे छेद वो दिखाई पड़े। अब अमित शाह जी भले ही अपना सिर कितना खुजला लें, लेकिन चूक हो गई सो हो गई, आपके हाथ से चीज़ निकल चुकी। आप बुरी तरीके से इस पूरे संसद सत्र में फेल हुए हैं। पहले तो आपकी जो योजना थी कि संसद चलने नहीं देंगे, उसमें आप विफल हुए, क्योंकि आपको लगा कि अगर संसद नहीं चलेगी तो आपको और ज़्यादा नुकसान होगा, तो इसमें आप रहे। तो कुल मिला के राजीव जी मुझको जो लगता है कि ये इस तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बैक फुट पर सरकार नजर आई, और किसी भी तरीके से इनको अब बंगाल में कोई फ़ायदा होने की बात ही नहीं है, बल्कि नुकसान और ज़्यादा होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ अवश्य है, चुनाव आयोग के जरिए जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश की जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से एसआईआर पर अमित शाह जी ने जवाब दिए, उससे राजीव जी बिल्कुल ये अमित शाह जी ने मोहर लगाने का काम किया कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, खासतौर से राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की दुर्भिसंधि है, और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को वोट चोरी का टूल बना लिया है। इसको अमित शाह जी एक तरीके से कहा जाए उस पर मोहर लगाते हुए नजर आए। और राहुल गांधी ने जो चैलेंज दिए, अगर ऐसा नहीं था तो हिम्मत करके अमित शाह जी को चैलेंज स्वीकार करना चाहिए था राहुल गांधी का कि हाँ हम बहस करने को तैयार हैं, करना चाहिए था। नहीं किया स्वीकार राहुल गांधी का चैलेंज, जबकि राहुल गांधी ने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं तैयार हूँ, आप कीजिए बहस मेरी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। तो अमित शाह चैलेंज नहीं ले पाए। तो राजीव जी जो चाणक्य भारतीय जनता पार्टी के लौह पुरुष भी हैं, वो राहुल गांधी का चैलेंज स्वीकार करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाए, जबकि पूरा देश देख रहा था कि राहुल गांधी चैलेंज दे रहे हैं कि आप मेरा चैलेंज स्वीकार कीजिए और हिम्मत दिखाइए। तो ये राजीव जी देखने को आया। आज भी राजीव जी जिस तरीके से राहुल गांधी ने कितने गंभीर मुद्दे पर, प्रदूषण के मुद्दे पर अपनी बात रखी और ये कहा कि हमको राजनीति से ऊपर उठकर ये एक आम आदमी का मसला है और शहरों के मुताबिक जो है अलग अलग योजना बने और योजना सरकार को बनानी है। हमसे जो सहयोग हो सकता है विपक्ष से वो हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन योजना आपको बनानी, इस पर चर्चा हो। अब इसका जवाब जब किरण रिजिजू साहब दे रहे थे राजीव जी, आप देखिए गंभीरता इस सरकार की, मतलब ये कितने ज़्यादा हर मसले को राजनीति के नज़रिए से ही तोलते हैं। और ये मालूम पड़ जाए कि साहब विपक्ष के नेता ने कोई अच्छा सुझाव दिया है तो उस पर भी चर्चा की जाए। अब वो कह रहे हैं कि साहब नेता विपक्ष जो है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस बात को रख सकते हैं, वहाँ चर्चा होती है, वहाँ तय हो जाएगा। अरे भाई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जब होगा तब होगा। ये मसला इतना गंभीर है, प्रदूषण इतना ज़्यादा है, सुप्रीम कोर्ट जो है बार बार आपकी कान खिंचाई कर रहा है, कह रहा है कि हम खामोश नहीं बैठ सकते। तो आप इस पर चर्चा करने के लिए यही सदन में तैयार क्यों नहीं है? आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, आप स्पीकर की अनुमति से आप कह सकते थे यहाँ सब ठीक है, इस पर चर्चा कर ली जाए और नेता विपक्ष के अगर कुछ सुझाव होते हैं और हम भी अपनी तरफ से सुझाव रखेंगे, आप ये बात कह सकते थे। लेकिन आप कह रहे हैं कि साहब वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो है वो अपनी बात रख दे, फिर वहाँ तय हो जाएगा। इतने गंभीर मसले पर भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पहले तय होगा, तब 10 दिन बाद समय तय आएगा। यानी इस सत्र में बात नहीं होगी, ये अब जाएगा उसमें बजट सत्र में। तो इतने गंभीर मसले पे यानी एक तरीके से राजीव जी कहा जाए कि ये सरकार ना तो जनता के सवालों पर गंभीर है, ना ये विपक्ष के सवालों पर गंभीर है, ना संसद के प्रति उत्तरदायी है।
और इनके लिए नारा बन जाना चाहिए कि अब की बार गायब सरकार, चूंकि हर मामले पर गायब रहते हैं, और जहां राजीव जी सरकार का कर्तव्य की बात आती है वहां तो मोदी जी एकदम गायब हो जाते हैं। अब संसद का सत्र चल रहा है, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, मोदी जी विदेश यात्रा पर चल रही हैं, मतलब चल देंगे।